राजस्थान की धरती की बात ही कुछ और है। विशाल रेगिस्तान, रंग बिरंगे परिधान, शानदार किले। लेकिन इस सब के अलावा एक और चीज है जो यहाँ की हवा में घुली हुई है, और वो है संगीत। आज हम राजस्थान के लोक गीतों की दुनिया में एक संगीतमय सफर पर चलेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ गीत नहीं है, ये जनमानस की आत्मा है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी यही कहते हैं कि ये गीत यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक आईना है। ये वो धुनें हैं जिनमें लोगों का सुख, दुख, श्रृंगार, त्योहार सब कुछ लय और ताल में बंधा हुआ है। तो चलिए इसी आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने जो जानकारी है वो हमें राजस्थान के लोक संगीत की गहराइयों में ले जाएगी। तो शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि इतने सारे गीतों को आखिर समझा कैसे जाए? क्या इन्हें बांटने का कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल। अगर इन हजारों गीतों को समझना हो तो इन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले तो वो गीत हैं जो आम लोग गाते हैं, अलग अलग मौकों पर, जैसे त्योहारों पर या शादियों में। हाँ। दूसरे हैं व्यावसायिक गीत, जिन्हें कुछ खास संगीती जीवी जातियां गाती हैं, मतलब ये उनका पेशा है। और तीसरे हैं क्षेत्रीय गीत, जो किसी खास इलाके की पहचान बन गए हैं। ये व्यावसायिक लोकगीत वाला पहलू बड़ा दिलचस्प लग रहा है। मतलब कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनका काम ही संगीत को जिंदा रखना है। एग्जैक्टली। और ये कोई मामूली बात नहीं है। राजस्थान में संगीत एक विरासत है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा गया है। ढोली, मिरासी, लंगा, मांगणियार, कालबेलिया, ये सिर्फ जातियों के नाम नहीं हैं, ये संगीत के जीते जागते घराने हैं। अच्छा, तो ये राजा महाराजाओं के लिए गाते थे? हाँ, अपने आश्रयदाताओं जैसे राजा महाराजाओं और सामंतों की प्रशंसा में गीत गाते थे, उनकी वंशावली याद रखते थे। ये एक तरह से इतिहासकार भी थे। मतलब ये सिर्फ एंटरटेनर नहीं थे, बल्कि समाज का एक जरूरी हिस्सा थे। बिल्कुल। और इनकी गायकी कोई साधारण गायकी नहीं होती। उसमें आपको मांड, देश, सौरठ जैसी कई राग रागणियों की गहरी समझ मिलेगी। आपने मांड का जिक्र किया। जी। ये नाम तो अक्सर सुनने में आता है, खासकर राजस्थान के संगीत की बात हो तो। ये मांड आखिर है क्या? कोई राग है या गाने का कोई स्टाइल? बहुत अच्छा सवाल है। मांड असल में राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध लोक गायन शैली है। इसका जन्म जैसलमेर क्षेत्र में हुआ, जिसे पुराने जमाने में मांड प्रदेश कहते थे, तो बस वहीं से इसका नाम पड़ गया। अच्छा, और ये किस बारे में होती है ज्यादातर? ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस पर आधारित है। इसमें प्यार, इंतजार, खूबसूरती का बयान होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये शास्त्रीय संगीत की तरह बंधा हुआ नहीं है, पर इसमें रागों का आधार जरूर होता है। और इस शैली को दुनिया तक पहुंचाने में कुछ बड़े नामों का हाथ रहा होगा। यकीनन। और सबसे बड़ा श्रेय जाता है बीकानेर की अल्लाह जिल्लाई बाई को। उन्हें मांड की मल्लिका भी कहा जाता था। सोचिए एक ऐसी आवाज जिसने केसरिया बालम को राजस्थान की पहचान बना दिया। हाँ, उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। जी। उनके अलावा पाली की गवरीबाई, जयपुर की बन्नू बेगम और उदयपुर की मांगी बाई जैसे कई बड़े नाम हैं जिन्होंने मांड को अमर कर दिया। वाह! और इन खूबसूरत आवाजों का साथ देने वाले साज कौन से होते हैं? मतलब इन गीतों में जान डालने वाले इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, वाद्य यंत्र भी बहुत खास हैं। हर शैली की अपनी एक अलग पहचान है। जैसे मांगणियार गायकी का जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो है कामाईचा। कामाईचा, ये सारंगी जैसा होता है? दिखता सारंगी जैसा है, लेकिन इसकी बनावट और धुनी बिल्कुल अलग है। कहते हैं कि इसकी धुन में रेगिस्तान की रूह बसती है। वाह! वहीं लंगा और मांड गायकी में सारंगी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। और एक और शैली है तालबंदी गायकी, उसकी पहचान है नगाड़ा। अच्छा, तो ये जो शैलियाँ और जातियाँ हैं, क्या इन पर उस इलाके की ज्योग्राफी का भी असर पड़ता है? मतलब क्या रेगिस्तान में गाया जाने वाला गीत पहाड़ों में गाए जाने वाले गीत से सिर्फ शब्दों में अलग है, या उसकी आत्मा भी अलग है? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। यही तो राजस्थान के संगीत की सबसे खूबसूरत बात है। चलिए, मरुस्थलीय क्षेत्र यानी मारवाड़ से ही शुरू करते हैं। वहां के गीतों में आपको वियोग और श्रृंगार रस सबसे ज्यादा मिलेगा। ऐसा क्यों? रेगिस्तान की वजह से? हाँ, मारवाड़ के गीतों में जो विरह है वो सिर्फ उदासी नहीं है, वो रेगिस्तान की तपती दोपहर जितना लंबा और गहरा है। जब मीलों तक कोई नहीं दिखता तो एक पक्षी भी आपका संदेशवाहक बन जाता है। कुर्जा गीत इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। कुर्जा, ये एक पक्षी का नाम है? जी, साइबेरियन क्रेन। एक औरत कुर्जा पक्षी को देखकर उससे विनती करती है कि वो परदेश में बैठे उसके पति तक उसका संदेशा ले जाएं। वो पक्षी सिर्फ एक पक्षी नहीं, उसकी उम्मीद है।
और जैसलमेर का मशहूर मूमल गीत, वो भी तो इसी विरह और श्रृंगार की कहानी कहता है ना? बिल्कुल। मूमल तो एक अमर प्रेम कहानी है। ये सिर्फ एक श्रृंगारिक लोकगीत नहीं है जिसमें लोधरवा की राजकुमारी मूमल की खूबसूरती का वर्णन है, बल्कि ये अमरकोट के राजकुमार महेंद्र के साथ उसकी अधूरी प्रेम कहानी का दर्द भी बयां करता है। वाह! अब अगर हम रेगिस्तान से निकलकर मेवाड़ के पहाड़ी इलाके की तरफ जाएं, तो संगीत कैसे बदलता है? मेवाड़ और आदिवासी बेल्ट में संगीत और ज्यादा सामूहिक हो जाता है। यहाँ आदिवासियों के गीत गूंजते हैं। इनके नाम भी बड़े अनोखे हैं। पतेलिया, बिछियो, लालर। और मैंने हमसीडो गीत के बारे में सुना है। हाँ, हम सीडो एक लाजवाब गीत है। इसकी खासियत यह है कि इसे भील स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं। ये बराबरी का गीत है। और हाड़ौती क्षेत्र का बिछड़ो गीत, उसकी कहानी भी बड़ी दिल छू लेने वाली है। हाँ, बिछड़ो हाड़ौती का बहुत लोकप्रिय गीत है। इसमें एक स्त्री को बिच्छू काट लेता है और जब उसे लगता है कि वो नहीं बचेगी तो वो मरते मरते अपने पति से दूसरा विवाह करने को कहती है। ओह, मतलब मौत के सामने भी अपने परिवार के भविष्य की चिंता। ये गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये तो उस दौर के समाज के दस्तावेज हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर हम मैदानी इलाकों जैसे जयपुर अलवर की तरफ आएं, तो यहाँ भक्ति और श्रृंगार रस के गीत ज्यादा मिलते हैं। असल में राजस्थान का हर कोना आपको एक अलग संगीतमय रंग में रंग देता है। और यहाँ की सबसे खास बात शायद यही है कि संगीत किसी खास मौके का मोहताज नहीं है, वो तो जीवन के हर पल से जुड़ा हुआ है। यही तो इन लोकगीतों की आत्मा है। ये जीवन का उत्सव है। शिशु के जन्म पर जच्चा या होलर गीत गाए जाते हैं, और शादी ब्याह वो तो जैसे गीतों का महाउत्सव ही है। दूल्हे दुल्हन के लिए छेड़छाड़ भरे बन्ना बन्नी गीत। और मैंने सुना है कि मजाक मजाक में गाली देने वाले गीत भी होते हैं। हाँ, सीठने, ये विवाह में भोजन के समय गाए जाने वाले गाली गीत हैं, जो माहौल को हल्का फुल्का और मजेदार बना देते हैं। ये तो कमाल है। यहाँ तक कि दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए भी गीत हैं। कामण गीत इसीलिए गाए जाते हैं। और जब दामाद पहली बार ससुराल आता है तो उसके स्वागत में पावड़ा गीत गाए जाते हैं। और ये सिर्फ त्योहारों या रस्मों तक ही सीमित नहीं है। मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि रोजमर्रा के कामों में भी संगीत है। हाँ, और यही बात इन गीतों को सबसे खास बनाती है। जैसे गोरबंद गीत। गोरबंद ऊंट के गले का एक सजावटी आभूषण होता है। जब औरतें उसे गूंथती हैं तो साथ में ये गीत भी गाती हैं। अच्छा, काम के साथ साथ संगीत। बिल्कुल। या फिर पणिहारी गीत। पानी भरने जाती हुई स्त्री के पतिव्रता धर्म पर यह गीत बना है। इसमें वो एक अजनबी पुरुष को ये कहकर पानी पिलाने से मना कर देती है कि उसके पति को ये अच्छा नहीं लगेगा। आज के जमाने में ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। क्या ये उस जमाने के सामाजिक दबाव को दिखाता है या इसे सिर्फ एक आदर्श के तौर पर देखा जाना चाहिए? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसे दोनों तरह से देखा जा सकता है। एक तरफ ये उस समय के कठोर सामाजिक नियमों को दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ उस स्त्री के नजरिए से देखें तो ये उसके आत्मसम्मान का प्रतीक भी है। और जब बात प्रेम और विरह की हो, तब तो इन गीतों का कोई जवाब ही नहीं। केसरिया बालम तब सिर्फ एक गीत नहीं, राजस्थान का एंथम बन गया है। जी, केसरिया बालम, आओनी पधारो मारे देश, ये सिर्फ एक गीत नहीं, राजस्थान की पहचान है। यहाँ का राज्य गीत है। ये एक विरहणी पत्नी का गीत है जो अपने परदेसी पति को वापस बुला रही है। इसे मांड शैली में गाया जाता है। एक और प्रसिद्ध प्रेम कहानी है ढोला मारू की। जाहिर है उस पर भी गीत होगा। बिल्कुल। सिरोही क्षेत्र का ढोला मारू गीत ढोला और मारू की सदियों पुरानी प्रेम कहानी पर आधारित है। इसे ढाड़ी जाति के लोग गाते हैं। इसी तरह हिचकी गीत है जो मेवात का है। ये इस सीधी सादी मान्यता पर बना है कि जब किसी की बहुत याद आती है तो हिचकी आती है। कितना सरल पर कितना गहरा भाव है। तो इन सभी गीतों, कहानियों और परंपराओं को समझने के बाद अगर हमें इनकी आत्मा को कुछ शब्दों में बयां करना हो तो वो क्या होगा? इन गीतों का हृदय इनकी सहजता और प्रकृति से इनका गहरा जुड़ाव है। ये हमारी संस्कृति के वाहक हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। और सबसे अनोखी बात, इन गीतों में पशु पक्षी जैसे कागा, कुरजा, सुअत्यों सिर्फ जानवर नहीं है, वो परिवार के सदस्य हैं, दोस्त हैं, संदेशवाहक हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा से 3-4 मुख्य बातें याद रखनी हो जो इसका सार हो, तो वो क्या होंगी? पहली, मांड राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध गायन शैली है। दूसरा, केसरिया बालम यहाँ का राज्य गीत है। तीसरा, मांगनियार और लंगा जैसे संगीत जीवी समुदायों ने इस कला को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा है। ये संस्कृति के संरक्षक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये लोकगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है,
ये लोगों की भावनाओं की सीधी सच्ची अभिव्यक्ति हैं। सच में, जैसा कि हमारे एक स्रोत में कहा गया है, राजस्थान का इतिहास केवल पत्थरों में ही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के गीतों में भी गूंजता है। आज हमने राजस्थान के लोक संगीत की बात की जो सीधे लोगों के दिलों से निकलता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी धरती ने मेवाती, किराना, जयपुर और डागर जैसे शास्त्रीय संगीत के बड़े बड़े घराने भी दिए हैं, जहां पंडित जसराज और भीमसेन जोशी जैसे महान कलाकार हुए। ये एक बहुत ही विचारणीय सवाल खड़ा करता है। लोक संगीत जो इतना सहज है और शास्त्रीय संगीत जो नियमों पर आधारित है, इन दोनों के बीच की रेखा कहाँ है? और राजस्थान की इस सांस्कृतिक भूमि पर संगीत की ये दो शक्तिशाली धाराएं एक दूसरे को कैसे प्रभावित और समृद्ध करती हैं, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।